हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल गवर्नमेंट हब। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल गवर्नमेंट हब में। एंड आज बहुत टाइम के बाद हम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर के आए हैं, जो कि है आरआरबी पीओ मेंस एग्ज़ाम के एनालिसिस के ऊपर, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, अभी रिसेंटली 25 सितंबर को आरआरबी पीओ का मेंस एग्ज़ाम हुआ था एंड उसमें कंप्यूटर अवेयरनेस से काफ़ी सारे बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आए थे। तो हम लोग उन्हीं सारे क्वेश्चंस का एक डिस्कशन करने वाले हैं। तो ये कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। हो सकता है यहाँ पे आपको वो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चंस देखने को नहीं मिले, तो ये एक हमारी तरफ से अप्रोच है उन सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने की। अगर आपके पास कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कंप्यूटर्स के या फिर एग्ज़ाम से रिलेटेड जिसका आप सोल्यूशन चाहते हैं या हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो आप उन सारे क्वेश्चंस को नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं और हम लोग उन सारे क्वेश्चंस को आने वाले क्लासेस में डिस्कस ज़रूर से ज़रूर करेंगे आपके साथ। तो चलिए देखते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या था भाई। सबसे पहला क्वेश्चन है, डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स इज कॉल्ड एज। अब जब भी हम लोग बात कर रहे हैं अपने हार्ड डिस्क के बारे में, आप सभी लोगों को पता होगा हमारी हार्ड डिस्क जो है वो बहुत सारी मैग्नेटिक डिस्क से मिलकर के बनी होती है। हार्ड डिस्क के अंदर बहुत सारी मैग्नेटिक डिस्क होती हैं जो कुछ इस तरीके से स्टैक्ड होती हैं और ये एक रोटेटिंग आर्म से कनेक्टेड होती हैं। इसके ऊपर एक रीड राइट हेड होता है, ठीक है। इसके ऊपर और नीचे एक रीड राइट हेड होता है जो कि एक डिस्क या रिकॉर्ड प्लेयर के तरीके हमारी हार्ड डिस्क के रिकॉर्ड्स को रीड करने का काम कर रहा होता है। तो अगर हम लोग इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करेंगे तो इस टर्म को हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्मेटिंग। डिवाइडिंग द डिस्क इनटू ट्रैक्स एंड सेक्टर्स कॉल्ड एज फॉर्मेटिंग। अब देखिए ट्रैक्स और सेक्टर्स क्या होते हैं, इसको समझना ज़रूरी है। अगर मैं एक डिस्क की बात कर रहा हूँ, अगर मैं एक नॉर्मल डिस्क आपको ड्रॉ करके दिखाऊँ, तो बेसिकली डिस्क के सर्कुलर शेप डिस्क होती हैं। इस एक डिस्क के अंदर बहुत सारे कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं। एक कॉमन सेंटर पर रिलेटेड एक सर्कल होते हैं बहुत सारे, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे सर्कल्स होते हैं। तो जितने भी कोसेंट्रिक सर्कल्स होते हैं इस डिस्क के अंदर, इन सारे कोसेंट्रिक सर्कल्स को हम लोग कहते हैं ट्रैक्स। इन ट्रैक्स के बीच में कुछ पार्टीशंस बने होते हैं जहाँ पे हमारा डेटा स्टोर होता है। उन पार्टीशंस को हम लोग कहते हैं सेक्टर्स। फाइन। तो ये जो हम लोगों के डिस्क को सेक्टर्स एंड ट्रैक्स में डिवाइड करने का मैकेनिज्म है, इसको हम लोग यहाँ पे बोलते हैं फॉर्मेटिंग। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन आता है, काफ़ी ज़्यादा इजी क्वेश्चन था ये, एक एमएस वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन है, आपके लिए डायरेक्ट क्वेश्चन है ये। व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर पेज ब्रेक। तो अगर मैं बात करूंगा पेज ब्रेक की भाई, तो पेज ब्रेक के लिए हम लोग शॉर्टकट की यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द शॉर्टकट की और फंक्शन की फॉर स्लाइड शो प्रेजेंटेशन। वेल, अगर मैं बात करता हूँ प्रेजेंटेशन की, जैसे कि अभी मैं आप लोगों के साथ एक पीपीटी शेयर कर रहा हूँ, तो जब भी हम लोग को कोई भी स्लाइड शो प्रेजेंटेशन पावर पॉइंट में या किसी भी एप्लीकेशन में रन करना होता है, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं F5 शॉर्टकट की। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं F5 शॉर्टकट की, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक और शॉर्टकट की याद रखनी है। वी हैव वन मोर शॉर्टकट की, दैट इज शिफ्ट प्लस F5। अगर आपको अपने स्लाइड शो प्रेजेंटेशन को किसी स्पेसिफिक स्लाइड से रन करना है, लेट सपोज आपने पावर पॉइंट पर स्लाइड नंबर 5 को ओपन करा हुआ है, आपको वहीं से अपनी स्लाइड शो रन करनी है, तो एक स्पेसिफिक स्लाइड से अपनी स्लाइड शो को रन करने के लिए आप यूज़ करेंगे शिफ्ट प्लस F5 शॉर्टकट की का। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच पावर पॉइंट व्यू वर्क्स बेस्ट फॉर एडिंग स्लाइड ट्रांजिशंस। कौन सा पावर पॉइंट व्यू सबसे बढ़िया होता है ट्रांजिशंस ऐड करने के लिए। तो भाई यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा स्लाइड सॉर्टर व्यू। जो हमारा स्लाइड सॉर्टर व्यू होता है, इसमें हमारी स्लाइड्स जो होती हैं वो छोटे छोटे थंबनेल आइकन्स में एक के बाद एक कुछ इस तरह से अपीयर होती हैं। यहाँ पे हम लोग एक साथ मल्टीपल स्लाइड्स को सिलेक्ट करके उनमें ट्रांजिशन टैब में जा करके एक ही बार में बहुत सारे ट्रांजिशंस को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे व्यूज़ अवेलेबल होते हैं पावर पॉइंट में, जैसे कि नॉर्मल व्यू होता है हमारे पास, जहाँ पे हम लोग नॉर्मली अपनी स्लाइड्स को देख पाते हैं एक साइड एक टाइम पे। फिर होता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में हम लोग को सिर्फ हमारा कंटेंट देखने को मिलता है। देन वी हैव अ नोट्स व्यू, वी हैव अ कमेंट्स व्यू एंड वी हैव सेवरल अदर काइंड ऑफ व्यूज। हम लोग के पास बहुत यहाँ पे अलग अलग टाइप के व्यूज अवेलेबल होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच कन्वर्ट्स या विच ट्रांसलेटर कन्वर्ट्स हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज। वेल, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बट एग्जाम में इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्रिकी करा गया था। जनरली हम लोगों को पता है जब भी हम लोग बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग इन 3 प्रोग्राम्स का यूज़ करते हैं, जिसमें से मेनली यूज़ होते हैं कंपाइलर्स एंड इंटरप्रेटर्स, राइट। तो कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर वो एक्चुअल टर्म है जो क्या करती है, हाई लेवल को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करती है। बट अगर हम लोग बात करेंगे अपने कंपाइलर, इंटरप्रेटर या फिर असेंबलर की, तो ये तीनों के तीनों ही आते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर की कैटेगरी में। एंड आई गेस आपके एग्जाम में ऑप्शंस में दिया हुआ था लैंग्वेज ट्रांसलेटर। फाइन। तो अगर आपको ये ऑप्शन दिया हुआ है तो ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपको आपके ऑप्शन में इन तीनों में से कोई एक आंसर दिया हुआ है तो आप इन तीनों में से किसी का आंसर को मार्क करेंगे। नेक्स्ट इज, विच शॉर्टकट की इज यूज टू कैलकुलेट रिमाइंडर इन MS एक्सेल। थोड़ा सा आगे से क्वेश्चन गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे शॉर्टकट की नहीं था, यहाँ पे होना चाहिए विच फंक्शन
विच फंक्शन ऑफ MS Excel इज यूज टू फाइंड और कैलकुलेट रिमाइंडर इन MS Excel। कौन सा फंक्शन MS Excel का है भाई जिसके थ्रू हम लोग रिमाइंडर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? तो दैट इज मॉड फंक्शन। ठीक है, अभी मॉड फंक्शन क्या करता है, जैसे जनरली हम लोग मैथ्स में जब डिवाइड करते हैं 3/2, तो इसका आंसर आता है 1.5, जिसके बारे में हम सभी लोगों को पता है कि अगर इसको हम लोग नॉर्मल डिवीजन में अप्लाई करते तो ये 1 टाइम्स जाता एंड यहाँ पे एक 1 रिमाइंडर बच जाता। ठीक है, तो अगर हम लोग को यही रिमाइंडर चेक करना है तो रिमाइंडर्स को चेक करने के लिए हम लोग यूज करते हैं मॉड फंक्शन का, और यहाँ पे हम लोग मॉड को बोलते हैं मॉड्यूलस। हियर दिस मॉड इज टर्म्ड एज मॉड्यूलस। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज चीपर। अब हमारे पास कुछ मेमोरीज दी हुई हैं। ठीक है, अब मुझे पर्टिकुलरली ये नहीं पता है कि क्वेश्चन किस फॉर्म में पूछा गया था, हाँ, बट मुझे ये पता है कि वहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क एंड मैग्नेटिक टेप जरूर मेंशन थे। तो अगर हम लोग बात करेंगे चीपेस्ट की कि भाई इन चारों टाइप्स में से सबसे सस्ता कौन होता है, तो सबसे सस्ते होते हैं हमारे मैग्नेटिक टेप्स। फाइन, अगर हम लोग बात करते हैं चीपेस्ट की, तो जो हमारे मैग्नेटिक टेप्स होते हैं वो सबसे सस्ते होते हैं। उसके बाद हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क है, पेन ड्राइव्स हैं, SSDs हैं। ठीक है, ये सारे के सारे कॉस्टली होते हैं इन कंपेयर टू आवर मैग्नेटिक टेप्स। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। भाई अगला क्वेश्चन है विच सॉफ्टवेयर प्रोग्राम इज डिजाइन टू रिकॉर्ड एवरी की स्ट्रोक दैट वी प्रेस। अब भाई ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बिलोंग करता है साइबर एथिक्स या साइबर सेफ्टी वाले चैप्टर से। ठीक है, अगर हम लोग बात करते हैं कंप्यूटर में हैकिंग की या सिक्योरिटी की, तो एक स्पेशल टाइप का स्पाईवेयर प्रोग्राम है जिसका हम लोग यूज करते हैं यूजर के की लॉग्स को, यानी कि जब वो कोई की स्ट्रोक प्रेस कर रहा है ना, तो उसको ट्रैक करने के लिए। इसके लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं की लॉगर सॉफ्टवेयर। की लॉगर क्या करता है, जनरली आपके हर एक की कमांड को, आपके हर एक की एक्शन को ये ट्रैक करेगा। आप जो भी कीज अपने कंप्यूटर में प्रेस करेंगे ये हर एक की स्ट्रोक को कंसिडर करता रहेगा, उसको काउंट करता रहेगा। अगला क्वेश्चन है कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट कीज आर कॉल्ड एज। कंट्रोल शिफ्ट या ऑल्ट कीज को हम लोग क्या कहते हैं? वेल, कंट्रोल शिफ्ट एंड ऑल्ट कीज को जनरली हम लोग बोलते हैं मॉडिफायर कीज, बट बहुत सी बार आपको ये ऑप्शन में मॉडिफायर ऑप्शन नहीं देंगे। अगर आपको वहां पर मॉडिफायर ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप यहाँ पे पिक करेंगे आंसर एज कंट्रोल कीज, बिकॉज इन तीनों ही कीज के थ्रू हम लोग अपने कुछ ना कुछ फीचर्स को या शॉर्टकट कीज को कंट्रोल कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन था विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम इज यूज टू प्रोसेस और लोड प्रोग्राम्स। तो भाई ये काफी ज्यादा इजी क्वेश्चन था, दैट इज कॉल्ड एज लोडर। अगर हम लोग बात करते हैं अपने कंप्यूटर के लाइक प्रोसेसर में या रैम में प्रोग्राम्स को लोड करने की, तो वहां पर यूज होता है लोडर। वह अगर हम लोग बात करते हैं किसी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को इनिशिएट करने की, तो वहां पर यूज होता है लिंकर। तो यहाँ पे दो प्रोग्राम्स होते हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, एक होता है लिंकर और एक होता है लोडर। तो भाई इस वाले क्वेश्चन का आंसर था लोडर, बिकॉज हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं प्रोग्राम को लोड करने की। अगला क्वेश्चन है इन कंप्यूटर सिस्टम टोटल टाइम रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड एज। अगर हम लोग अपने कंप्यूटर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो टोटल टाइम होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? तो भाई इट इज कॉल्ड एज एक्सेस टाइम। दिस टाइम इज कॉल्ड एज एक्सेस टाइम। यहाँ पे बहुत से बच्चों को एक और डाउट हो सकता है एग्जीक्यूशन टाइम। यहाँ पे बेसिकली हम लोग बहुत सारे अलग अलग टाइम्स की बात करते हैं। एक होता है एग्जीक्यूशन टाइम, एक होता है इंस्ट्रक्शन टाइम। ठीक है, तो जब आपका कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस को फेच कर रहा होता है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रक्शन टाइम। फाइन, जब ये इंस्ट्रक्शंस फेच होने के बाद सीपीयू के पास जाते हैं एंड सीपीयू हमारे प्रोसेस को बस अभी एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करता है और वो जो पूरा प्रोसेस होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस टाइम। जब हमारा सीपीयू प्रोसेस को स्टार्ट करने लगता है एग्जीक्यूट करना, ठीक है, उसके टाइम से लेकर के आउटपुट के जनरेट होने तक के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। तो अगर हम लोग इस वाले क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर है एक्सेस टाइम। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है अ टाइप ऑफ कॉम्पैक्ट डिस्क दैट कैन बी रिटन ओनली वंस बट कैन नॉट बी इरेज्ड। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कॉम्पैक्ट डिस्क की, अब आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में ना कॉम्पैक्ट डिस्क टर्म ऐड कर दिया है, तो अगर यहाँ पे कॉम्पैक्ट डिस्क टर्म ऐड कर दिया जाता है तो प्रेफरेबल आंसर हमारा जाता है सीडी की तरफ। प्रेफरेबल आंसर हमारा जाता है सीडी की तरफ। बट अगर आपको साथ में ऑप्शन में डीवीडीज भी दी हुई हैं तो आपको भाई उनको भी कंसीडर करना है, बिकॉज डीवीडीज भी एक तरीके की कॉम्पैक्ट डिस्क ही हैं, बस इसका स्टोरेज कैपेसिटी ज़्यादा होता है। फाइन, अब यहाँ पे हम लोग बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे डिस्क या डिवाइसेस की जहाँ पे डेटा को हम लोग एक ही बार लिख सकते हैं और उसको इरेज नहीं कर सकते हैं, बार बार मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं भाई। तो इसका आंसर रहेगा CDR। CDR स्टैंड्स फॉर कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल। कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, जिसको आप सिर्फ रीड कर सकते हो, लिख नहीं सकते हो। फाइन, इसके अलावा और भी कुछ अलग टाइप की सीडीज आती हैं। एक सीडी आती है उसको हम लोग कहते हैं CDRW।
फाइन। या DVDRW, जो ये जो हमारी CDRW या DVDRW होती है ना, इसमें हम लोग अपने डेटा को बार बार रीराइट कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग डेटा को इरेज भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है भाई। इट इज अ कैरेक्टर रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी यूज्ड इन बैंक्स टू फैसिलिटेट द प्रोसेसिंग ऑफ चेक्स। ये एक टेक्नोलॉजी है, ये एक बेसिकली हार्डवेयर डिवाइस भी है हमारे पास, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप की टेक्नोलॉजी है जो क्या करती है, हमारे बैंक के चेक्स को ऑथेंटिकेट करने के काम आती है। आपने जनरली देखा होगा हमारे बैंक के चेक्स में नीचे बॉटम साइड में इस स्ट्रिप में कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, कुछ ब्लॉक लेटर्स के, कुछ ब्लॉक नंबर्स के फॉर्म में, राइट। तो ये जो एक स्पेशल कोड लिखा होता है, ये स्पेशल कोड लिखा होता है एक मैग्नेटिक इंक के थ्रू, एंड ये जो कोड होता है ना, ये बेसिकली आपके चेक को, आपके अकाउंट के डेटा को ऑथेंटिकेट करने के काम आता है। और बैंक्स में इन चेक्स को स्कैन करा जाता है इस कोड के लिए। ये आपके अकाउंट नंबर के बारे में और आपके बैंक अकाउंट के बारे में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को कैरी कर रहा होता है हिडन फॉर्मेट में। इसके लिए हम लोग जिस डिवाइस का यूज़ करते हैं उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं MICR, वेयर MICR स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन और कैरेक्टर रीडर, ठीक है। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। यहाँ पे दो टर्म्स और है जिनसे बच्चे अक्सर करके कंफ्यूज हो जाते हैं, एक होता है OCR, एक होता है OMR। अगर मैं बात करूंगा OMR की, तो आपने देखा होगा कुछ शीट्स होती हैं जहाँ पे हम लोग को सर्कल्स फिल करने होते हैं ऑप्शंस में, राइट। तो भाई ये जो शीट्स होती हैं जहाँ पे हम लोग को करेक्ट आंसर्स के लिए सर्कल्स फिल करने होते हैं, उन शीट्स को हम लोग बोलते हैं OMR शीट्स। OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। और फिर एक स्पेशल डिवाइस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं OCR। OCR का काम क्या होता है, आप अगर कोई भी फोटो को क्लिक करके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, तो वहां पे जो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं OCR। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिलेटेड है ईमेल से एंड प्रोटोकॉल से रिलेटेड। आपको एक चीज याद रखनी है, जब भी हम लोग बात करेंगे ईमेल्स एंड प्रोटोकॉल्स की, आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ 3 प्रोटोकॉल्स फटाफट से स्ट्राइक करने चाहिए। सबसे पहला हमारे पास प्रोटोकॉल है POP3, देन हमारे पास है IMAP या फिर IMAP, एंड देन वी हैव SMTP, ठीक है। यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सेंडिंग मेल्स की, तो अगर सेंडिंग मेल्स की बात करेंगे भाई, तो इट इज SMTP प्रोटोकॉल, दैट इज सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मेल्स को ट्रांसफर करने के लिए जो प्रोटोकॉल यूज होता है दैट इज कॉल्ड एज SMTP, ओके। अगला सवाल है बायोस इज स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। बायोस हमारे कंप्यूटर की मेमोरी के किस पार्ट में स्टोर होता है। वेल आपको ये याद रखना है, अगर हम लोग बायोस की बात करें तो बायोस कुछ ऐसे प्रोग्राम्स में से है जो हमारे कंप्यूटर के टर्न ऑन होते ही वर्क करने लगता है, एंड इसीलिए इस इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन को हम लोग स्टोर करते हैं कंप्यूटर के रोम में। कंप्यूटर के रोम में इसको हम लोग स्टोर करते हैं। कभी कभी ये हम लोग के कंप्यूटर के फ्लैश मेमोरी में भी स्टोर होता है। फ्लैश मेमोरी बेसिकली एक टाइप की रोम ही होती है, ठीक है। साथ ही साथ बायोस के साथ एक और प्रोग्राम हमारे रोम में स्टोर होता है, उसको हम लोग कहते हैं बूट लोडर। एक और प्रोग्राम होता है उसको हम लोग कहते हैं बूट लोडर, जो हमारे सिस्टम को बूट करवाता है। ये प्रोग्राम भी बायोस के साथ ही स्टोर होता है। अगला है व्हाट इज मैक एड्रेस, ये MAC। आखिरकार भाई ये क्या चीज़ है, सबसे ज़रूरी बात हमारे लिए। जैसे हम सब लोगों का एक फिजिकल घर का पता होता है, सिमिलरली हमारे कंप्यूटर्स का एक फिजिकल एड्रेस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, फाइन। कुछ जगहों पे आप इसका फुल फॉर्म देखेंगे एज अ मशीन एक्सेस कोड, फाइन। तो ये बेसिकली क्या है, आपके मशीन का या आपके डिवाइस का एक यूनिक एड्रेस है नेटवर्क के ऊपर, जिसके थ्रू आपका नेटवर्क आपके डिवाइस को आइडेंटिफाई करेगा, ठीक है। अब ये जो हमारा मशीन एड्रेस कोड या फिर जो मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस है, ये एक फिजिकल एड्रेस होता है मशीन का। इट मीन्स आप इसको कुछ भी करके ऑल्टर या चेंज नहीं कर सकते हैं। और अगर मैं बात कर रहा हूँ उस एड्रेस की, तो ये 48 बिट्स का होता है। आपको इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए इसके बारे में। बात करते हैं अगले सवाल के बारे में भाई। अगला सवाल था क्लाउड कंप्यूटिंग इज यूज्ड फॉर विच पर्पस। क्लाउड कंप्यूटिंग किस लिए यूज होती है, तो भाई बहुत ही आसान सा सवाल है। क्लाउड कंप्यूटिंग का यूज होता है डेटा को क्लाउड सर्वर्स में स्टोर करने के लिए। जब भी हम लोग अपने डेटा को क्लाउड सर्वर्स पे स्टोर करना होगा, वहां पे हम लोग यूज करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की, ठीक है। क्लाउड सर्वर्स क्या होते हैं बेसिकली भाई, ये कुछ ऐसे मेमोरी लोकेशंस हैं जो आपके पास फिजिकली अवेलेबल नहीं है। आप इनको एक ID पासवर्ड के थ्रू कहीं पे भी इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अगला टर्म है हमारे पास, एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज यहाँ पे बिटकॉइंस या फिर क्रिप्टो करेंसी की बात हो रही है, एंड ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स बन गए हैं आज की तारीख में। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपने अपने लिए 1 से 2 क्वेश्चन को वहाँ ब्लॉक करके रखा हुआ है। तो आपको इस टॉपिक को जरूर पढ़ना है। हम लोग बात कर रहे हैं विच मैलवेयर इज रिलेटेड टू बिटकॉइंस। कौन सा मैलवेयर बिटकॉइन से रिलेटेड है भाई, तो बिटकॉइन से रिलेटेड मैलवेयर जो आपके पास वहाँ पे ऑप्शन में था दैट वाज क्रिप्टो जैकिंग।
क्रिप्टो जैकिंग स्पेशल टाइप का मैलवेयर है जो बेसिकली क्या करता है, जब हम लोग अपने बिटकॉइंस को प्रोसेस कर रहे होते हैं, माइनिंग कर रहे होते हैं बेसिकली, ठीक है, जब हम लोग बिटकॉइंस की माइनिंग कर रहे होते हैं, इट मींस बिटकॉइंस को जनरेट करने की प्रोसेस जो होती है वहां पे, ठीक है, उस टाइम पे क्या करता है, हमारे बिटकॉइंस को इन्फेक्ट कर देता है। तो इस malware का नाम है क्रिप्टो जैकिंग। नेक्स्ट इज in which transmission mode we can send and receive a message from both sides but not at the same time। अब मुझे exactly नहीं पता ये क्वेश्चन क्या था। कुछ कैंडिडेट्स का कहना था कि ये क्वेश्चन वॉकी टॉकीज के ऊपर था कि वॉकी टॉकीज में किस टाइप का ट्रांसमिशन मोड यूज होता है, और बेसिकली अल्टीमेटली इस क्वेश्चन का मीन ये निकल करके आ रहा था, हम लोग एक ऐसे ट्रांसमिशन मोड की बात कर रहे हैं जहां पे मैसेजेस दोनों तरफ से आ जा सकते हैं, बट एक बार में एक ही बंदा मैसेज को सेंड या रिसीव कर पाएगा, ठीक है। तो इस टाइप पे हम लोग यूज करते हैं हाफ डुप्लेक्स मोड। हम लोग के पास एक और मोड होता है, उसको हम लोग कहते हैं फुल डुप्लेक्स मोड, ठीक है। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका आंसर आएगा हाफ डुप्लेक्स मोड। इन अ हाफ डुप्लेक्स मोड आप एक बार में या तो मैसेज सेंड कर पाएंगे या फिर आप रिसीव कर पाएंगे, दोनों प्रोसेस एक साथ सेंडर एंड रिसीवर दोनों के दोनों नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग बात करते हैं इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन की, तो यहाँ पे एक और ऑप्शन था फुल डुप्लेक्स मोड। अगर फुल डुप्लेक्स मोड की बात करेंगे तो फुल डुप्लेक्स मोड में दोनों ही लोग एक ही साथ डेटा को शेयर कर सकते हैं। अगला सवाल काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, बिकॉज ये अगेन एक साइबर सेफ्टी का क्वेश्चन है। व्हाट इज स्टेगनोग्राफी, ठीक है। स्टेगनोग्राफी क्या होती है भाई, स्टेगनोग्राफी ने काफी ज्यादा फेवरेट टेक्निक है हैकर्स की, अटैकर्स की, स्पेशली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की। जब भी आपको अपने डेटा को एक हिडन फॉर्मेट में शेयर करना है, आपको अपने डेटा को एक हिडन फॉर्मेट में शेयर करना है, तो आप वहां पर टेक्निक यूज करते हैं स्टेगनोग्राफी की। स्टेगनोग्राफी क्या करता है, हम लोगों की इमेजेस के अंदर या अदर मीडिया फाइल्स के अंदर हमारे टेक्स्ट को या सीक्रेट मैसेजेस को एक कोडेड फॉर्म में स्टोर कर लेता है। जो यूजर को देखने में वो एक इमेज लगेगी, बट एक्चुअल में क्या होगा भाई, वहां पे कोई हिडन या सीक्रेट मैसेज अवेलेबल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द क्लास ऑफ आईपी एड्रेस। अब एक कुछ इस तरीके से क्वेश्चन था। अब कुछ ऐसे कुछ बच्चे बता रहे थे 28.97 समथिंग समथिंग करके कुछ आईपी एड्रेस दिया हुआ था, कुछ कह रहे थे 26 पॉइंट समथिंग करके एक आईपी एड्रेस दिया हुआ था, एंड क्वेश्चन पूछा गया था कि इस आईपी एड्रेस की क्लास क्या है। तो आपको अगर आईपी एड्रेस की क्लास डिटरमाइन करनी है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस टेबल को लर्न कर लीजिए, आप इस छोटी सी टेबल को लर्न कर लीजिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर हम लोग अपने आईपी एड्रेसेस की बात करते हैं भाई, तो यहाँ पे बेसिकली 4 सेगमेंट्स होते हैं। हर एक सेगमेंट में 0 से लेकर के 255 तक का के नंबर्स लिखे जा सकते हैं, ठीक है। बेसिकली फर्स्ट वाले में हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला सेगमेंट होता है ना, ये हम लोगों के आईपी एड्रेस के क्लास को डिटरमाइन करता है। अगर आपके इस फर्स्ट सेगमेंट में 0 से लेके 126 तक का कोई भी नंबर लिखा होगा तो आपका आईपी एड्रेस क्लास ए का होगा। 128 से लेकर के 191 तक का नंबर होगा तो क्लास बी का होगा, ठीक है। आई गेस 127 से लेके, अगर 192 से लेकर 223 तक का होगा तो आपका वो क्लास 3 का होगा, एंड अगर 224 से 239 तक का है तो आपका क्लास डी का आईपी एड्रेस होगा। फाइन, तो कुछ इस तरीके से क्लासेस होती हैं, आप इसको एक बार सर्च करके रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज नेम अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बाय गूगल। तो कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था आई गेस कि गूगल के किसी स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के बारे में पूछा गया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा दैट विल बी गूगल शीट्स। अगर हम लोग बात करते हैं गूगल के स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की तो इट इज गूगल शीट्स। अगर हम लोग गूगल के अलग सॉफ्टवेयर की, अदर सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, भाई गूगल के पास एक डॉक्स भी है, ठीक है, गूगल के पास एक स्लाइड भी है। तो अगर हम लोग बात करते हैं गूगल डॉक्स की, तो ये आपके एमएस वर्ड के तरीके वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ये एक वर्ड प्रोसेसिंग टूल है। अगर हम लोग बात करते हैं स्लाइड्स की, तो ये आपके लिए एक प्रेजेंटेशन टूल है। अगला सवाल, कंडीशन क्रिएटेड इन डेटाबेस इन विच सम डेटा इज स्टोर्ड इन 2 सेपरेट प्लेसेस। अगर आपके एक डेटाबेस में कोई डेटा 2 जगहों पर स्टोर है, सेम डेटा आइटम अगर 2 जगहों पर स्टोर है, इट मींस वहां पर डुप्लीकेट हो रहे हैं रिकॉर्ड्स, ठीक है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं डुप्लीकेसी की। तो अगर आपके रिकॉर्ड्स जो है वो डुप्लीकेट हो रहे हैं तो वहां पर जो हम लोग टर्म यूज करते हैं इट इज कॉल्ड एज डेटा रिडंडेंसी। डेटा रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन या फिर डुप्लीकेसी ऑफ रिकॉर्ड्स। अगला टर्म हमारे पास आता है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इज यूज्ड फॉर डायनेमिक वेब पेजेस। डायनेमिक वेब पेजेस में कौन सी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यूज होती है। तो अगर हम लोग बात करते हैं स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस की और बात कर रहे हैं डायनेमिक वेब पेजेस की भाई, तो एक सबसे ज्यादा पावरफुल लैंग्वेज है हमारे पास जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो यूज होती है डायनेमिक वेब पेजेस में। अगला सवाल था, विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग कंटेंट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है भाई ये आपके लिए। OSI मॉडल की कौन सी लेयर कंटेंट क्रिएट करने के लिए, बेसिकली कंटेंट क्रिएट नहीं करती है, कंटेंट को प्रेजेंट करती है ये, ठीक है, इसके लिए यूज होती है। तो हम लोग कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गई आई गेस, तो जो इसका एक्चुअल में करेक्ट आंसर होगा दैट शुड बी प्रेजेंटेशन लेयर, ठीक है।
अगर हम लोग इस क्वेश्चन की बात करते हैं तो ये प्रेजेंटेशन लेयर होती है जो हम लोगों के डेटा को या कंटेंट को क्रिएट करने का काम करती है। हम लोग के OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर्स होती हैं, फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर एंड एप्लीकेशन लेयर। ठीक है, ये सारी की सारी लेयर्स क्या करती हैं, हमारे कम्युनिकेशन के प्रोसेस में हमारी हेल्प करती हैं। इनमें से कुछ लेयर्स हमारे डेटा को कैरी करने का काम करती हैं, कुछ लेयर्स डेटा को ब्रेक करके एनक्रिप्ट करती हैं, वैराज कुछ लेयर्स क्या करती हैं, डेटा को वापस से डिक्रिप्ट करने का काम करती हैं एंड इसको यूजर को प्रेजेंट करने का काम करती हैं। ठीक है, तो ये बहुत सारी लेयर्स हैं। एक बार आप इन सारी लेयर्स को पढ़िएगा जरूर अच्छे से, बिकॉज मैक्सिमम एग्जाम्स में जहाँ पे कंप्यूटर्स अवेयरनेस के बारे में क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे इससे क्वेश्चन जरूर से जरूर आते हैं। अगला है द गैप बिटवीन पीपल हु हैव एक्सेस टू मॉडर्न इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंटरनेट एंड दोज हु डोंट। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है, हम लोग यहाँ पे टर्म पूछी जा रही है, हम लोग यहाँ पे किस टर्म को इस्तेमाल करेंगे उन लोगों के लिए जिनके पास इंटरनेट या फिर कंप्यूटर से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज का एक्सेस अवेलेबल है और जिनके पास नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग जो टर्म यूज करते हैं इट इज कॉल्ड एज डिजिटल डिवाइड। डिजिटल डिवाइड का मतलब क्या हो गया, वो लोग जो क्या है डिवाइडेड है यानी सेपरेट हो गए हैं, किसकी वजह से, कंप्यूटर्स की वजह से। तो वहाँ पे हम लोग यूज करेंगे टर्म डिजिटल डिवाइड का। इसमें हम लोग उन ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को ऐड करते हैं जिनके पास इंटरनेट का एक्सेस अवेलेबल नहीं होता है। अगला आता है USB एंड वेरियस पोर्ट्स आर कंट्रोल्ड बाय। अगर हम लोग बात करते हैं हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड की, एक भाई कंप्यूटर के हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन है, मदरबोर्ड की बात करते हैं कि भाई वहाँ पे USB और बाकी सारे पोर्ट्स को कौन कंट्रोल करने का काम करता है। तो हमारे कंप्यूटर के मदरबोर्ड में 2 ब्रिजेस होते हैं, एक होता है साउथ ब्रिज, एक होता है नॉर्थ ब्रिज। ठीक है, 2 ब्रिजेस होते हैं, एक होता है साउथ ब्रिज, एक होता है नॉर्थ ब्रिज। ठीक है, हमारे साउथ ब्रिज में मैक्सिमम पोर्ट्स, ठीक है, मैक्सिमम सॉकेट्स अवेलेबल होते हैं जहाँ पे हम लोग मेमोरीज को प्लग इन करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट एक्सेसिबल पोर्ट होता है। ठीक है, वैसे अगर हम लोग बात करते हैं नॉर्थ ब्रिज की, तो नॉर्थ ब्रिज में हम लोग बसेस के थ्रू मेमोरीज को कनेक्ट करते हैं। तो अगर हम लोग बात कर रहे हैं इस क्वेश्चन की तो इसका आंसर हो जाएगा साउथ ब्रिज ऑफ मदरबोर्ड। अगला सवाल है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मॉडेम। फाइन, फंक्शन क्या होता है मॉडेम का, मॉडेम क्या काम करता है भाई, इस चीज़ को अगर आप लोग ध्यान से समझिएगा। जब भी हम लोग एक नेटवर्क में एक कंप्यूटर से, मान लीजिए कंप्यूटर 1 है, यहाँ पे मैं मॉडम लगा देता हूँ अपना बीच में, ये इंटरनेट है। ठीक है, फिर से एक मॉडम लगा हुआ है और इस मॉडम से कनेक्टेड है हमारा कंप्यूटर नंबर 2। जब भी आप इंटरनेट में एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा शेयर कर रहे होते हैं, आप किसी भी नेटवर्क में अगर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा शेयर करते हैं तो वहाँ पर ये एक मॉडम वर्क करता है। मॉडम क्या करता है भाई, ये हमारे कंप्यूटर्स जो होते हैं ना, इनको डिजिटल डेटा समझ में आता है, इनके पास जो डेटा होता है डिजिटल फॉर्म में होता है। तो ये क्या करता है, बेसिकली इस डिजिटल डेटा को एनालॉग फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा एंड बाद में उस एनालॉग डेटा को वापस से कन्वर्ट कर देगा डिजिटल फॉर्म में। तो यहाँ पर जो फर्स्ट पार्ट यूज होता है इसको हम लोग कहते हैं मॉड्यूलेटर, एंड जो यहाँ पे सेकंड पार्ट यूज हो रहा है वापस से डेटा को एक्चुअल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं डीमॉड्यूलेटर। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है भाई, हमारे मशीन रीडेबल डेटा को नेटवर्क रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है और बाद में नेटवर्क रीडेबल डेटा को वापस से मशीन वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा है। ये काम होता है मॉडेम का। इसके 2 सेगमेंट्स हैं, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर, एंड यही हमारे मॉडेम का फुल फॉर्म भी है, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। अगला क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट हैट एंड ब्लैक हैट हैकर्स इज कॉल्ड एज। अगर हम लोग बात करते हैं हैकर्स की तो जनरली भाई हमारे पास 3 टाइप के हैकर्स होते हैं। एक होते हैं ब्लैक हैट हैकर्स, ये बिल्कुल इलीगल इंडिविजुअल्स होते हैं। एक होते हैं व्हाइट हैट हैकर्स, ये वो लीगल इंडिविजुअल्स हैं जो किसी कंपनी के लिए हैकिंग का काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट के लिए हैकिंग का काम कर रहे हैं। फिर एक आते हैं ग्रे हैट हैकर्स। ग्रे हैट हैकर्स बेसिकली कुछ ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनके पास कुछ राइट्स होते हैं और ये अपने बाकी राइट्स का मिसयूज कर रहे होते हैं। तो बेसिकली क्या है भाई, ब्लैक और व्हाइट हैट का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ग्रे हैट हैकर्स। अगला सवाल है व्हाट डज RISC स्टैंड्स फॉर। RISC का फुल फॉर्म भाई क्या है, तो RISC एक कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, इसका फुल फॉर्म होता है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स। सिमिलरली एक और इसका ऑल्टरनेटिव टर्म है दैट इज कॉल्ड एज CISC। CISC स्टैंड्स फॉर कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर। अगले की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है व्हाट डज BA8 मीन्स इन एक्सेल। एक्सेल में इस BA8 का मतलब क्या है भाई, तो आप समझ जाइएगा। जैसे ही आपको एक्सेल में कुछ भी ऐसा देखने को मिलता है तो ये एक एड्रेस है। बेसिकली क्या है भाई, एड्रेस है। आप सब लोगों ने अगर एक्सेल शीट पे वर्क करा है तो आप लोगों ने देखा होगा एक्सेल शीट में हर एक कॉलम के ऊपर एक लेटर लिखा होता है, हर एक कॉलम के ऊपर एक लेटर लिखा होता है, ABC से लेकर के ऐसे एंड तक का जाता है, ये जाता है XFD तक का। यहाँ बीच में AA भी आता है, AZ भी आता है, BA भी आता है एंड सो ऑन।
सिमिलरली यहाँ पे बहुत सारी रोज होती हैं 1 से लेकर के एंड सो ऑन, काफ़ी सारी यहाँ पे रोज अवेलेबल होती हैं। तो अगर हम लोग इस BA8 की बात करेंगे तो ये BA8 एक सेल का एड्रेस है, ये एक सेल का रेफरेंस है, जहां पर जो हमारा कॉलम है वो है BA एंड रो है 8। अगले सवाल की बात करते हैं भाई। अगला सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वापस से ज़रा एक बार इसमें आ जाते हैं। अगला सवाल है हमारा, विच रजिस्टर होल्ड्स द मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। इनमें से कौन सा रजिस्टर क्या करता है भाई, हमारे इंस्ट्रक्शंस के मेमोरी एड्रेसेस को स्टोर करता है। जो भी नेक्स्ट मेमोरी एड्रेस एग्जीक्यूट, जो भी सॉरी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला है, उसका मेमोरी एड्रेस कैरी करने का काम होता है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर का। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेरी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी विच कैन स्पीड अप CPU। अगर हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर की CPU को स्पीड अप करने की, तो यहाँ पे ऐसे यहाँ पे रैम भी होती है, ठीक है, फ्लैश मेमोरीज भी होती है, बट अगर हम लोग बात करते हैं हाई स्पीड की मेमोरी की, तो यहाँ पे एक मेमोरी होती है कैशे मेमोरी। ठीक है, यहाँ पे एक मेमोरी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं कैश मेमोरी। ठीक है, ये कैश मेमोरी 2-3 टाइप्स की होती है, L1 कैशे, L2 कैशे। भाई ये क्या करती है, आपके कंप्यूटर में लॉक्स क्रिएट करने का काम करती है, आपके मदरबोर्ड तक का सारे इंस्ट्रक्शंस को प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फास्ट स्पीड मेमोरी होती है। इसके बाद एक क्वेश्चन था टाइप्स ऑफ रोम पे बेस्ड। आई गेस कुछ ऐसे करके क्वेश्चन दिया हुआ था कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ रोम। तो भाई रोम का टाइप कौन सा नहीं है, तो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं रोम के। तो रोम के भाई कुछ जनरल टाइप्स में डिस्कस कर रहा हूँ यहाँ पे। पहला है PROM। PROM स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। EPROM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल erasable programmable read only memory. Then we have EEPROM, which stands for electrically erasable programmable read only memory, and then we have UVPROM, which stands for ultraviolet erasable programmable read only memory. Okay, अगला सवाल है, which shortcut key is used in MS Excel to access home tab। अब आपने देखा होगा हमारे MS Access या सारी ही MS Word के, MS Office के एप्लीकेशंस के ऊपर बहुत सारे टैब्स होते हैं, राइट। होम टैब होता है, इंसर्ट टैब होता है, पेज लेआउट टैब होता है, ऐसे बहुत सारे टैब्स अवेलेबल होते हैं। तो इन टैब्स को एक्सेस आप कैसे करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है आप होम टैब को कैसे एक्सेस करेंगे। आपको यहाँ पे एक मैं ट्रिक बता देता हूँ। जब भी आप अपने ऑल्ट की को होल्ड करते हैं, आप नोटिस करेंगे इन टैब्स में ना एक कोई वर्ड जो होगा वो अंडरलाइन होकर के आ जाएगा, बस वही शॉर्टकट की बन जाता है। अगर हम लोग इस होम टैब की बात करते हैं, इसके लिए शॉर्टकट की होती है Alt+H। ये Alt+H क्या करती है, आपके होम टैब को एक्टिवेट कर देगी। अगला सवाल था एक और सिंपल सा वर्ड प्रोसेसिंग के बेस्ड, कंट्रोल बी का इस्तेमाल क्या होता है भाई। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। कंट्रोल बी होता है बोल्ड के लिए। सिमिलरली इसके दो भाई हैं भाई, एक है कंट्रोल आई, दूसरा है कंट्रोल यू। कंट्रोल आई का काम होता है हमारे टेक्स्ट को इटैलिसाइज करने के लिए, यू का काम होता है अंडरलाइन करने के लिए। कभी कभी ये आपसे पूछ सकते हैं कंट्रोल प्लस का काम क्या होता है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस का काम क्या होता है भाई। तो ये जो कंट्रोल प्लस एंड कंट्रोल शिफ्ट प्लस प्लस होते हैं, ये हम लोगों के टेक्स्ट को सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट फॉर्मेट में लिखते हैं। ठीक है, अगला सवाल है एक कन्वर्जन पे बेस्ड क्वेश्चन है, और इसके लिए मैंने आपके लिए एक रेफरेंस टेबल यहाँ पर ड्रॉ कर रखी है। ये एक क्वेश्चन था कन्वर्जन का, जहाँ पे हम लोगों को एक नंबर दिया हुआ था, इस नंबर को हम लोगों को कन्वर्ट करना था हेक्साडेसिमल फॉर्म में। तो देखिए हेक्साडेसिमल फॉर्म में नंबर्स को कन्वर्ट करना काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। सबसे पहले अपने नंबर को आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर आप क्या करेंगे इस राइट हैंड साइड से, इट मीन्स अगर मैं बात कर रहा हूँ इस साइड से, तो यहाँ पर 4 के पेयर्स बनाने हैं, और यहाँ पे देखिए ये पेयर कंप्लीट नहीं हो रहा, तो हम लोग यहाँ पे 2 जीरोस ऐड कर लेंगे। फिर हमारे पास एक छोटी सी टेबल होती है हेक्साडेसिमल नंबर्स की। आप इस टेबल को रेफर करिए, आपको ये टेबल लर्न होनी चाहिए। ठीक है, इस टेबल से आप क्या करेंगे, डायरेक्टली अपने वैल्यूज़ को चेक करेंगे। देखें यहाँ पे 0011 का कोड है 3, 0110 का कोड है 6 एंड 1010 का कोड है A। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के आंसर की बात करूंगा तो इसका आंसर हो जाएगा 36A विद अ बेस ऑफ 16। अब कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन था, डिजिट्स के बारे में मुझे श्योरिटी नहीं है, हो सकता है डिजिट्स थोड़ी सी चेंज हो सकती हैं, तो आपको ये टेक्निक पता होना चाहिए। सिमिलरली हमारे पास एक टेबल होती है ऑक्टल नंबर सिस्टम की। ठीक है, उस ऑक्टल नंबर सिस्टम में बेसिकली ये 0 से लेकर 7 तक का के नंबर्स होते हैं, और यहाँ पर सिर्फ 3 डिजिट्स होती हैं। ठीक है, तो आई गेस एक क्वेश्चन ऑक्टल नंबर का कन्वर्जन का भी था, तो उसको भी आप इसी तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन था हमारे पास, एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया था, वो था इंटरनेट के एरर कोड्स के ऊपर। भाई इंटरनेट में बहुत सारे एरर कोड्स होते हैं, जैसे कि बहुत सी बार आपने देखा होगा जब कोई पेज नहीं ओपन होता है तो हम लोगों को एक एरर मिलता है 404, राइट। अगर कोई नेटवर्क का प्रॉब्लम होता है तो वहाँ पे और एरर आता है। सिमिलरली एक एरर आया था 500, व्हाट इज दिस 500 एरर। तो ये भाई जो 500 एरर, ये एक सर्वर एरर होती है। अगर आपके सर्वर में कोई ना कोई इशू है, कोई स्क्रिप्ट या कोई क्वेरी बैकएंड पे वर्क नहीं कर रही है, डेटाबेस प्रॉपर्ली लिंक नहीं हो पा रहा है, उस केसेस में एरर आती है 500 एरर। तो ये कुछ एरर्स हैं जो आपको लर्न होनी चाहिए। एक क्वेश्चन एरर पे बेस्ड आया था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन जो था वो हम लोग का वॉर्म्स एंड ट्रोजन हॉर्सेस पे बेस्ड था भाई। तो वॉर्म्स भाई क्या होते हैं, वॉर्म्स कुछ ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जो खुद को रेप्लिकेट करते हैं, या आपके कंप्यूटर के ओवरऑल वर्किंग को स्लो कर देते हैं, या आपकी फाइल्स को ज़्यादा कुछ नहीं करते हैं,
बस ये क्या करते हैं, हर एक फाइल या फोल्डर में जाके अपनी कॉपीज़ क्रिएट कर लेते हैं। वैसे अगर मैं बात करूँगा ट्रोजन हॉर्सेस की, तो भाई ट्रोजन हॉर्सेस एक मैलवेयर का टाइप होते हैं, मलेशियस सॉफ्टवेयर होते हैं, दिखने में यूजफुल प्रोग्राम लगेंगे, पीछे से बहुत सारा खतरनाक काम करके चले जाएंगे आपके कंप्यूटर्स में, या आपकी कंप्यूटर की वर्किंग को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, आपकी कंप्यूटर की फंक्शनलिटीज़ को डिस्टर्ब भी कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे भाई। अब यहाँ पे एक बार मैं आप लोगों को बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आए थे आपके एग्जाम में। तो भाई कुछ क्वेश्चंस आए थे शॉर्टकट कीज़ के ऊपर, पेज ब्रेक के शॉर्टकट कीज़ थी, वायरस में मैंने बताया, वॉर्म्स एंड मैलवेयर वाला क्वेश्चन था, ट्रोजन हॉर्स वाला, कुछ प्रोटोकॉल्स पे बेस्ड क्वेश्चन थे। उसके बाद कुछ क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड जनरेशन की मेमोरी या कंप्यूटर्स पे बेस्ड थे, जैसे कि यहाँ पे ये जो RISC या CISC बेस्ड वाला कंप्यूटर्स था, क्वेश्चन था, वो यहाँ पे आ जाता है हमारा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था कि वैक्यूम ट्यूब्स को सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में किससे रिप्लेस करा गया था। तो आई गेस आप सभी को इसका आंसर पता होगा, वैक्यूम ट्यूब्स को रिप्लेस करा गया था ट्रांजिस्टर्स से। उसके बाद थर्ड जनरेशन में इसको रिप्लेस करा गया था IC चिप्स से। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था गूगल स्प्रेडशीट वाला, जो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल पे बेस्ड एक क्वेश्चन आया था, जो मुझे अभी तक क्लियरली मिला नहीं है। अगर आप में से किसी को क्वेश्चन पता हो, आप लोग उसको नीचे मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन था वेब ब्राउजर से रिलेटेड, एंड एक क्वेश्चन था एक बिजनेस मॉडल से रिलेटेड, लिंक्डइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। तो अगर आपके पास ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, प्लीज़ हमारे साथ इन क्वेश्चंस को शेयर करिए, ताकि हम लोग उन पर वीडियोस बना सकें। एंड अगर आपको किसी भी कंप्यूटर पे बेस्ड या किसी भी बैंकिंग पे बेस्ड टॉपिक को डिस्कस करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम लोग आपको उन टॉपिक्स के ऊपर एक डिटेल वीडियो प्रोवाइड करें, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स लीव करिए। हम लोग आपके लिए अब रेगुलर वीडियोस लाने वाले हैं। सारे ही टॉपिक्स को हम लोग कवर करेंगे, एक एक करके, कंप्यूटर्स के साथ साथ अदर सब्जेक्ट्स के भी। तो अगर आपके पास कोई भी डाउट, क्वेरीज या सजेशंस हैं, तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा। जितने लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, मुझे पता है बहुत सारे लोग हम लोगों को छोड़ के जा चुके हैं अभी तक का, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड इस वीडियो को जितने लोगों के साथ आप शेयर कर सकते हैं, सबके साथ शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, एंड हैव अ ग्रेट डे।